Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today, I am going to teach you history, chapter number 6 of 11th class. In this chapter, I am going to take the topic, the crisis of 14th century. In this chapter, I already taught you some important things, means which type of the crisis in 14th century. In this 14th सेंचुरी में बेटा 3 इंपॉर्टेंट क्राइसिस आए थे। फर्स्ट आया था एग्रीकल्चर को लेके, सेकंड आया था ट्रेड को लेके और थर्ड आया था पीपल्स की लाइफ को लेके। ठीक है, तो एक हल्का सा इनका दोबारा से रिवीजन सा करवाते हुए अपन फिर आगे चलेंगे। इस क्राइसिस 14th सेंचुरी में 3 क्राइसिस आए थे। ठीक है, तो 14th सेंचुरी जो थी, 14th सेंचुरी में से पहले यहाँ 300 ईयर एगो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत खराब थी। ठीक है, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती थी, जिसकी वजह से समर सीजन कम आता था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो सीजन है वो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए आते थे, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होता था। ठीक है, लेकिन 11th सेंचुरी के बाद से वहां पे वार्म टेम्परेचर या वार्म सीजन जो है या क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ चेंजेस हुए। इस चेंजेस की वजह से क्या हुआ, वहां पर अब क्रॉपिंग जो सीजन था वो उनके ड्यूरेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो ज्यादा होने लगी, प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह भी अच्छे होने लगे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वापस से कोल्ड सीजन आ गया उस ड्यूरेशन में। 14th सेंचुरी के अंदर है स्टॉर्म्स वगैरह, ओशनिक स्टॉर्म्स वगैरह आना आम बात सी हो गई। ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से जो क्रॉप का जो सीजन था वो कम हो गया। ठीक है, और दूसरा जो इन पीपल्स ने 3 क्रॉप इन ए फील्ड्स वाला जो सिस्टम चला रखा था वो भी खराब हो गया। इसमें ये कैसे खराब हो गया, इन्होंने उस सॉयल का कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, उसी सॉयल के ऊपर उस फर्टिलिटी को लेते रहे, लगातार एग्रीकल्चर क्रॉप लेने की वजह से उस फील्ड के ऊपर जो उस सॉयल की जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे लॉस होने लगी, जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन अच्छा नहीं आने लगा। पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा थी और फूड प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होने की वजह से अब उस रीजन में रेगुलर फेमाइंस वगैरह आने लग गए थे। फिर था ट्रेड में जब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो ट्रेड भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ट्रेड में क्या था, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया से सिल्वर कॉइन्स आते थे, सिल्वर मेटल आती थी। अब उस मेटल का प्रोडक्शन में कम होने लग गया, तो अब यह लोग जो सिल्वर के जो कॉइन्स बनाते थे उस कॉइन्स में दूसरी चीप मटेरियल मिला के सिल्वर कॉइन्स को एज ए कॉइन्स के रूप में चलाते रहे। थर्ड में क्या हुआ, जो आपका जो वेस्टर्न यूरोप जो था वो अभी तक अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन यूरोप से या यूरोप में बाहर के जो शिप्स आते थे, इन शिप्स के आने की वजह से ये अपने साथ में माउस वगैरह चूहे वगैरह है ये भी लेकर आने लगे, जिसकी वजह से बबोनिक प्लेग फैल गया। बबोनिक प्लेग फैलने की वजह से वहां पे बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो मर गई, पॉपुलेशन मर गई। अब यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर जो था उस पे इम्पैक्ट आ गया। अब ह्यूमन लेबर पर क्या इम्पैक्ट आया, जब पॉपुलेशन आधी हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, तेजी से मरने लगे, फूड प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, जब फूड प्रोडक्शन कम हो गया तो वो जितना भी फूड प्रोडक्शन था वो वहां की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट था, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस जो थे वो डाउन आ गए। गवर्नमेंट को मिलने वाला जो टैक्स था, जब ट्रेड नहीं हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो गवर्नमेंट को मिलने वाला जो टैक्स था वो भी कम होने लग गया। अब पॉपुलेशन ज्यादातर बबोनिक प्लेग की वजह से, फेमाइन की वजह से बहुत ज्यादा पीपल जो थे इसमें मारे गए थे, जिसकी वजह से ह्यूमन लेबर की कमी आ गई। अब काम करने के लिए जो लेबर थे वो नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे उन्होंने अपने लेबर चार्ज जो हैं बढ़ा दिए थे। ठीक है, और क्या रह गया, अब अपन ये चीजें देखते हैं।
एज ट्रेड सेंटर सिटीज वर द हार्डेस्ट हिट। ट्रेड सेंटर जो बने हुए थे, जो शहरों में बने हुए थे, जिनकी जो पूरी तरीके से जो काम था वो बाहर से मटेरियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर ही में ही लगा हुआ था, उन पे ज्यादा इम्पैक्ट आया। इन एनक्लोज कम्युनिटी लाइक मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट। अब जो अपन बबोनिक प्लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बबोनिक प्लेग्स अगर कोई एक बंदा इन्फेक्टेड हो जाता था, तो वो सभी को अपने उसमें ले लिया करता था। When one individual contract the plague, it was not long before everyone did। यानी एक बार कोई इम्पैक्ट में आ गया उसके, तो वो सभी को अपने इन्फेक्टेड कर देता था। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस नॉट सर्वाइव, और सभी केस में कोई नहीं बचा। मोस्टली इसमें बच्चे, बूढ़े और जो जवान पर्सन थे वो ज्यादा इफेक्टिव हुए इससे। The plague took its worst toll among infant, the young and the elderly. There were other relatively minor episodes of plague in 1360 and 1370। इस टाइम पीरियड तक ये प्लेग चलता रहा। पॉपुलेशन जो यूरोप की थी वो 73 मिलियन थी 13th सेंचुरी में, वो घटकर 14th सेंचुरी में 45 मिलियन पीपल्स रह गए। यानी कि 30 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए। द कैस्ट्रोट combined with the economic crisis caused immense social dislocation। इस विनाश की वजह से जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो डिसलोकेशन हो गई, मतलब कि जो पीपल थे इधर उधर चले गए। क्योंकि उस टाइम ये क्या करते थे, जब प्लेग जो है अगर किसी गांव में आ गया तो पूरे गांव को के पीपल को मार दिया करता था, वो प्लेग की वजह से मर जाया करते थे। इस वजह से जो पीपल थे वो जगह छोड़ छोड़ के चले जाते थे। Depopulation result in a major shortage of labor। अब जब पॉपुलेशन ही नहीं है उस एरिया में तो क्या फर्क पड़ेगा, वहां पे लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। सीरियस इम्बैलेंस वाज क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर। इनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई बिकॉज देयर वर नॉट इनफ पीपल टू एंगेज इन बोथ इक्वली। यहाँ पे काम करने वाले बंदे थे नहीं, ना तो इंडस्ट्रीज में थे काम करने वाले बंदे, ना ही खेतों पे थे। प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप एज देयर वर फीवर पीपल टू बाय। एग्रीकल्चर जो प्राइस थे वो गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि खरीदार ही नहीं थे उस फसल के। वेज रेट इंक्रीज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर लेबर, रोज इन इंग्लैंड बाय मच 250% इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक डेथ। उस प्लेग की वजह से वहां के जो लेबर चार्ज थे 250 गुना बढ़ गए थे। The surviving labor force could now demand twice their earlier wages। अब इस कंडीशन की वजह से, इस क्राइसिस की वजह से जो लेबर थी वो भी अब दुगना अपनी वेजेस, मेहनत आने की डिमांड करने लग गए थे। सोशल अनरेस्ट यानी कि सामाजिक उथल पुथल जो थी वो। द इनकम ऑफ लॉर्ड वाज थस बैडली हिट। अब क्या हुआ, जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे उनकी इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा इनकम जो थी गवर्नमेंट की टैक्सेस की कम हो गई। अब अपनी इनकम को घटता हुआ देखकर, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जो पीपल जो थे इनकी लैंड के ऊपर काम करते थे, तो उन बदले में इनको उन पीपल्स को टैक्स देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था। अब पहले तो वो रेंट दिया करते थे सर्विस के बदले में, सर्विस दे दिया करते थे, रेंट पूरा हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया, जब से वो कैश सिस्टम आने लग गए थे, कॉइन सिस्टम चलने लग गए थे, तो ये पीपल अपना जो रेंट है वो कैश में देना पसंद करते थे। इस चीज से जो जमींदार वगैरह हैं वो खुश थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब लेबर शॉर्टेज हो गई, सिल्वर के प्राइस, सिल्वर कॉइन्स वगैरह जो थे मैंने बताया वहां से नहीं आ रहा था, तो अपनी पुरानी व्यवस्था को यह जो है आपके लॉर्ड्स वगैरह वो चालू करना चाहते थे। वो दास वाली सिस्टम, दास वाला सिस्टम वो चालू करना चाहते थे। लेकिन जो पीपल थे पूरी तरीके से इफेक्टेड थे लेकिन इस क्राइसिस से, लेकिन वो फिर भी उस पुरानी जो लॉर्ड वाली जो फेडरलिज्म जो सिस्टम था उसको लागू करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनमें इनको फ्री में सर्विस देनी पड़ती थी। पूरा परिवार अपने खेत में भी लगा रहता था और वहां पे भी लगा रहता था, जिसकी वजह से अब लॉर्ड्स में और पीपल्स में, वहां की जो पीजेंट्स वगैरह, फार्मर्स वगैरह, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा रीडिंग करके और देख लेते हैं।
इट डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस केम डाउन एंड वेजेस ऑफ लेबर इंक्रीज। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइस तो थे वो गिर गए थे, जबकि लेबर बढ़ गई थी। इन डी सेपरेशन दे ट्राई टू गिव अप मनी कॉन्ट्रैक्ट दे हैड एंटर इनटू एंड रिवाइव लेबर सर्विस। जो इनका पहले जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना हुआ था, अब जो लॉर्ड्स वगैरह है उसको वो तोड़ना चाहते थे और पुराने वाले तरीकों को वापस चालू करना चाहते थे। दिस वॉज वायलेंटली अपोज बाय पीजेंट, जिसका इन फार्मर्स ने काफी विरोध किया। पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड मोर प्रॉस्परस वन। ठीक है। in 1323 peasant revolt in Flanders, in 1358 in France and in 1381 in जो रेगुलर जमींदार ये काम करने लगे तो रिवोल्ट होने लगे। हालांकि जमींदारों ने इस रिवोल्ट को दबा दिया, लेकिन फिर भी जो फार्मर्स थे वो किसी भी हालत में उस सिस्टम को चालू करने के पक्ष में नहीं थे। थ्रो दीज रिबेल्स वर थ्रसली क्रश, it is significant that they occur with the most violent intensity in those areas which had experienced the prosperity of the economic expansion। और इस टाइप से जो रिवॉल्ट थे वो उन रीजन्स में, उन एरिया में ज्यादा आए जिन एरियाज ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा किया था, उनमें ही तेजी से रिवॉल्ट हुए, क्योंकि वहां के जो पीपल थे अच्छे खासे एजुकेटेड हो गए थे, समझने की शक्ति थी उनमें। A sign that peasants were attempting to protect the gains they had made in previous century. Despite the several repression, the sheer intensity of peasant opposition ensured that the old feudal relation could not be reimposed। फिर भी उनके जो रिवोल्ट वगैरह थे वो दबा दिए गए थे, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में फार्मर्स पुराने सिस्टम को चालू करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था पुराना सिस्टम एक बार चालू हो गया तो बहुत बुरे दिन थे उनके। द मनी इकोनॉमी वाज टू फॉर एडवांस टू बी रिवर्स, देयरफॉर थ्रू द लॉर्ड सक्सेड इन क्रशिंग द रिवोल्ट, द पीजेंट एंश्योर्ड दैट द फेडरल प्रिविलेजेस ऑफ अर्लियर डेज कुड नॉट बी रीइन्वेंटेड, नहीं करने देंगे। अब आ गया पॉलिटिकल चेंजेस। पहले क्या था, जो राजा वगैरह थे, जैसे आपने पढ़ा था, राजा जो थे वो लॉर्ड्स को अपनी जमीन दे दिया करते थे और बदले में उनसे सैनिक सहायता लेते थे। ठीक है। फिर नाइट्स वगैरह बना दिए गए थे। जो लॉर्ड्स थे उनके पास में प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, जबकि नाइट्स के पास में प्रोफेशनल आर्मी थी। वो सभी के सभी राजा की लैंड से पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी कई बार राजा को अपनी आर्मी सप्लाई जो है टाइम पे नहीं देते थे। ठीक है। जिसकी और तो और जो सोल्जर्स हैं वो भी ऑर्डर मोस्टली राजा का कम मानते थे, नाइट्स और लॉर्ड्स का ज्यादा मानते थे। ठीक है। इस सिस्टम को राजा चेंज करना चाहते थे। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कई लॉर्ड्स ने विरोध किया इस चीज का। इवन जो रॉयल फैमिली के जो बंदे थे उन्होंने भी इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर यहाँ के जो रूलर्स जो थे उन्होंने अपने आप को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया, निरंकुश सत्ता वगैरह के अंदर। इसमें कुछ राजा के नेम्स वगैरह भी अपन पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल सोशल प्रोसेस। जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंजेस आया वो सोशल चेंजेस के आने की वजह से आया। जैसे अपन ने पढ़ा था एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए थे उसकी वजह से कई सारे जो चेंजेस है ट्रेडिंग सिस्टम वगैरह में भी आए थे। इन द 15th and the 16th century, European kings strengthened their military and finance power। तो 15th और 16th सेंचुरी में इन राजाओं ने अपनी जो पावर और फाइनेंशियल पावर और मिलिट्री पावर दोनों को बढ़ा लिया था। फाइनेंशियल पावर का मतलब होता है इनके पास पैसे ज्यादा इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने टैक्स के जरिए। द पावरफुल न्यू स्टेट दे क्रिएटेड वर आर सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप। इन्होंने कुछ नई स्टेट्स एस्टेब्लिश की गई थी यूरोप में उस टाइम के अंदर। ठीक है। जिसको सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप एज द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर ऑक्योरिंग। हिस्टोरियन हैव देयर कॉल्ड दीज किंग द न्यू मोनार्क। जिन राजाओं ने नई राज्य एस्टेब्लिश किए थे, नए एरिया एस्टेब्लिश कर लिए थे मिलिट्री पावर के जरिए, फाइनेंशियल पावर की जब वजह से, तो हिस्टोरियंस ने ऐसे किंग्स को न्यू मोनार्क के नाम से कहा गया। तो न्यू मोनार्क का मतलब है इन्होंने नई शासन व्यवस्था स्थापित करी, एस्टेब्लिश किया इन्होंने, और तो और इन पीपल्स ने नए रूल्स रेगुलेशन
एस्टेब्लिश की। इनमें कौन कौन से किंग थे? लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड एंड ईसा बेली एंड फर्डिनंड इन स्पेन वर एब्सोल्यूटिस्ट रूलर, यानी कि निरंकुश डिक्टेटर राजा ये अपने आप में बन गए। यानी कि इन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया, सारी पावर इन्होंने अपने पास रख ली। और इस पावर को अपने पास रखना इतना इजी नहीं था। जो ऐसे लॉर्ड जो पावरफुल थे, ऐसे नाइट्स जो पावरफुल थे, वो अपनी पावर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। Who stated the process of organization स्टैंडिंग आर्मी परमानेंट। इन लोगों ने खुद की स्टैंडिंग आर्मी बनाई, यानी कि ऐसी सेना जिसको राजा खुद पैसा देगा, अपना खुद का ब्यूरोक्रेसी बनाई। नहीं तो राजा क्या करते थे? पहले क्या पावर थी? पहले क्या राजा के पास जो लैंड थी वो लॉर्ड्स और नाइट्स को बांट दी। राजा अपना काम आराम से जीवन लग्जरी लाइफ बिताता था, कोई टेंशन वेंशन नहीं थी। और अब सारा कुछ सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, सारा इनकम और एक्सपेंडिचर अपने हाथ में इन्होंने ले लिया। And national taxation and in Spain and Portugal began to play a role in European expansion overseas। और इसके साथ साथ में इन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करी। The most important reason monarch was social changes which had taken place in 12th and 13th century। हालांकि यह कुछ सिस्टम जो थे इन राजाओं ने 12th और 13th सेंचुरी से ही ये सिस्टम लागू करना चालू कर दिया था। क्योंकि जो इनके कई सलाहकार होते हैं वो राजा को बता देते हैं कि राजा जी, क्योंकि उनके पास में कोई पावरफुल पोस्ट वगैरह नहीं होती इनके पास में, तो वो चाहते हैं राजा के पास में बैठे बैठे कुछ काम करें, तो वो राजा को न्यू न्यू आइडियाज वगैरह देते थे। द डिसोल्यूशन ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वैसलेज। अपन ने 14th सेंचुरी का क्राइसिस पढ़ा था। उस 14th सेंचुरी के क्राइसिस में क्या हुआ, या उससे पहले क्या हुआ? पहले वैसलेज सिस्टम था, फेडरलिज्म था। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगा, ट्रेड सिस्टम बढ़ने लगा, अब यहाँ के जो पीपल थे वो सारा का सारा टैक्स जो है कैश में देने लगे, तो फेडरलिज्म और वैसलेज जो था वो सिस्टम खत्म होने लग गया। फिर वो क्राइसिस वाला पीरियड आ गया। ठीक है, अच्छा, क्राइसिस वाले पीरियड में वापस राजा वो फेडरलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। इस चीज का राजा ने बहुत फायदा उठाया। And slow rate of the economic growth had given the first opportunity to king to increase their control over their powerful and so powerful subject। अब इस स्थिति का राजाओं ने फायदा उठा लिया और अपनी पावर बढ़ा ली। उनको लगा कि अब वहां के फार्मर्स और लॉर्ड्स हैं वो आपस में डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, यही मौका है। और वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली राजा की हेल्प करना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी उन फेडरलिज्म को वापस लागू करने के पक्ष में नहीं थे। Ruler dispensed with the system of feudal levies for their armies and introduced professional trained infantry। अब जो पहले राजा टैक्स के बदले में आर्मी लेते थे वो इतनी प्रोफेशनल नहीं होती थी। अब राजा ने प्रोफेशनल आर्मीज वगैरह रखने लग गए, ट्रेंड सोल्जर्स रखने लग गए हैं, खुद के ही गन और आर्टरी सिस्टम वगैरह एस्टेब्लिश करने लग गए। The resistance of the aristocracy crumbled in the face of fire power of the king। और इनके राजा के परिवार में भी, या राजा के जो सगे संबंधी वगैरह जो थे वो भी इस प्रकार के जो नहीं चाहते थे वो भी कि इस प्रकार का राजा जो है पूरी तरीके से पावर का सेंट्रलाइजेशन कर ले, तो राजा के सामने जो भी खड़ा होता था उसको गोली मिलती थी। As trade center cities were the hardest hit, और सॉरी वापस चेंज आ गया। By increasing tax, monarch got enough revenue। जैसे ही उन राजाओं ने टैक्स बढ़ाया तो राजा के पास में सफिशिएंट जो मनी था वो आ गया। Got enough revenue to support law। अच्छा पर्याप्त पैसा आ गया जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी आर्मी रख सकते थे, हैं, अपने एरिया को इजीली डिफेंड कर सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, और जो कोई भी उनके सामने बोलता था उसको खत्म कर दिया करते थे। Support large army and thus defended and expanded their frontier and overcome internal resistance to royal
अथॉरिटी। और जो इंटरनल वारफेयर वगैरह होते थे, कोई डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते थे, उनको भी ये आसानी से दबा जाते थे। Centralization, however, did not occur without resistance from the aristocracy. सेंट्रलाइजेशन आसानी से नहीं हुआ। सेंट्रलाइजेशन का विरोध राजा के सगे संबंधी, राजा के परिवार वाले सभी ने किया, क्योंकि अब राजा के पास में ही सारी पावर आ जाएगी। A common thread running through all type of opposition to the monarch was question of taxation. In England, rebel occur and pull down. इंग्लैंड में रेगुलर रूप से रिवोल्ट्स होते रहे। अब रिवोल्ट कौन कर रहे थे? अब ये जो रिवोल्ट है ये लॉर्ड्स, नाइट्स वगैरह कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऐसे रिवोल्ट करते रहेंगे, राजा को झटका देते रहेंगे तो राजा हो सकता है डर के मारे वापस से पुराने वाला सिस्टम लागू कर दे। लेकिन अब राजा के पास में फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर थी और उन्होंने रेगुलर तरीके से इन सारों को दबाते चले गए। Put down 1497, 1536, 1547, 1549 and 1553। देखो कितने सारे रिवोल्ट्स हुए और राजा इनको दबाता चला गया। इन फ्रांस, लुइस 11 had to wage a long struggle against duke and princes। जो लुइस 11 था उसको कई प्रकार के राजा महाराजाओं के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा। lesser noble, often member of local assemblies, resist than the royal suppression of their power। अब जो लोकल असेंबलीज के जो बंदे वगैरह होते थे वो भी राजा के अगेंस्ट होते चले गए, जिसका इन्होंने रिलीजियस वार का नाम दे दिया। मतलब कि वो लोगों को, आपने कभी भी देखा होगा जितने भी रिवोल्ट्स वगैरह हुए, इन रिवोल्ट्स के पीछे थिंकर्स का सपोर्ट होता है। थिंकर्स का मतलब होता है यह लोग एजुकेटेड सेक्शन से होते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं और उन बुक्स में कंपैरिजन करते हैं नेबरिंग स्टेट्स के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में कि वहां पर ऐसा नहीं होता, हमारे साथ में ऐसा कैसे होता है। तो ये पीपल्स को मोटिवेट वगैरह कर देते हैं। ठीक है। और फिर इन लोगों ने इस सिस्टम को रिलीजियस वार के रूप में ले लिया। क्यों रिलीजियस वार कैसे हो गया अब ये? क्योंकि जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कौन था? प्रिस्ट थे। प्रिस्ट की ज्यादा चलती थी। प्रिस्ट के पास में खुद की एक लैंड होती थी, उस लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह राजा को नहीं देना होता था। पूरी तरीके से अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ये होता था। अब क्या हुआ, जो राजा आए, राजा चाहते थे कि यार इनके पास सबसे ज्यादा देखो सोसाइटी में 80% जो पीपल्स थे वो थर्ड स्टेट से आते थे, 20% ही ये लोग फर्स्ट और सेकंड वाले सेक्शन होते थे। और इन्हीं 20% पीपल के पास में टोटल लैंड 80% होती थी। ठीक है, तो यानी कि बहुत बड़ी लैंड का हिस्सा इन रिलीजियस पीपल के पास में होता था। अब राजा ने क्या किया, इनकी जमीन के ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया, जो ये देने के मूड में नहीं थे। तो इन्होंने पीपल्स को बरगलाया और रिलीजियस वार का नाम दे दिया कि भाई हम तो भगवान के बंदे हैं, हमसे ही ये टैक्स वगैरह ले रहे हैं। और जो एजुकेटेड पर्सन थे उन्होंने पीपल्स को रेगुलर दोनों के लिए भड़काया था, दोनों की सच्चाई के बारे में बताया था। आप भगवान की पूजा करने वाले, आपको संपत्ति से क्या मतलब। In France in the 16th century, where in a part a contest between royal privileges and religious liberty, जो religious liberty दी गई थी उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। The nobility managed a tactical shift in order to ensure their survival। लेकिन फिर भी इन नोबल पर्सन ने कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, कुछ तिकड़म लगा के इन्होंने अपने सर्वाइवल का रास्ता तैयार कर लिया। For being opponent to the new regime, they quickly transformed themselves into loyal। जो पीपल इनके अगेंस्ट थे उन पीपल्स को इन्होंने अपने प्रति लॉयल बना दिया, वफादार बना दिया। कैसे बनाया? तो देखो कोई भी लॉयल्टी, चाहे वो राजा पावरफुल हो या कमजोर हो, वो क्या करता है या उसको क्या करना चाहिए, उसके सामने जो पावरफुल ग्रुप है उनके सामने दूसरा पावरफुल ग्रुप बनाते। तो पहले क्या थे, लॉर्ड्स वगैरह ज्यादा पैसे वाले थे, नाइट्स वगैरह पैसे वाले थे। लेकिन जब क्या ट्रेडिंग सिस्टम जब चालू हो गया, इस ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से वहां पे जो
सामान्यतः जो पीपल्स वगैरह थे, जो बनिए वगैरह समझ लो, ट्रेडर्स वगैरह हो गए, बैंकर्स वगैरह हो गए, तो ये भी इनके पास में भी पैसा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये भी पावरफुल बंदे हो गए थे। तो इन्होंने, ठीक है, और इनको नोबल का दर्जा नहीं था, नोबल का दर्जा सिर्फ उन्हीं को था। वो लोग भी चाहते थे कि हम भी कोर्ट में आए, हमारी भी जनता के सामने चले। तो अब ये क्या है, राजा के सपोर्ट में ये बंदे खड़े हो गए हैं। यह राजा को कभी कभार पैसा उधार भी दे दिया करते थे अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए, या आर्मी पर्सन की तनख्वाह जब राजा से नहीं बनती थी तो राजा इन पर्सन के पास में आके पैसा वगैरह ले लिया करता था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। It is for the reason that royal absolutism has been called a modified forms of feudalism. Presently, the same class of people who had been ruler in the feudal system, the lord, continue to dominate the political scene. राजा की पावर बनने के बाद में, पावरफुल बनने के बाद में भी पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में लॉर्ड्स कहीं ना कहीं अहम भूमिका अदा कर ही रहे थे। दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनकी परमानेंट पोजीशंस बनी हुई थी। बट द न्यू रिजाइम वर डिफरेंट इन सम इम्पोर्टेंट वे, लेकिन जब नए एरिया बने तो उनमें कुछ चेंजेस आ गए। द किंग वॉज नो लॉन्गर एट द अपेक्स, अब जो किंग जो था पहले की तरह पिरामिड के टॉप पे नहीं रहा वो, ठीक है। अब जो राजा के जो संबंध थे वो आपसी पर्सनल डिपेंडेंट और ट्रस्ट पे थे। क्यों, राजा को चारों तरफ से खतरा महसूस हो रहा था, उसकी टॉप की पोजीशन मिल चुकी थी, राजा को कोई भी कभी भी मार सकता था, क्योंकि जो लॉर्ड्स वगैरह, नाइट्स वगैरह हैं, वो राजा ने उनको दबा दिया था, लेकिन वो फिर भी दबे नहीं थे। और राजा के साथ में जो अब राजा के प्रति जो लॉयल थे वो ट्रस्टेड बंदे ही थे। It was now at the center of an elaborate courtly society and network of patron-client relationship. All monarch, weak or powerful, needed the cooperation. चाहे वो राजा कमजोर हो, चाहे वो पावरफुल हो, सभी राजा महाराजाओं को क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए उनको भी। Patronage become the mean of ensuring such cooperation. एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन और ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मनी। यह जो सपोर्ट है, कॉपरेशन है, ये पैसे के अलावा नहीं आ सकता। देयरफॉर मनी बिकम एन इम्पोर्टेंट वे in which non-aristocratic element like merchants and banker could gain access to the court। और अब इस पैसे ने बैंकर्स को और मर्चेंट्स को कोर्ट का दरवाजा दिखा दिया। अब यह भी लॉर्ड्स की तरह सोसाइटी में खड़े या कोर्ट में खड़े होते थे। हालांकि ये एरिस्टोक्रेसी या नोबल वाली फैमिली से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको कोर्ट में सम्मान वगैरह मिलने लग गया। जब इनको सम्मान मिलने लग गया तो लॉर्ड्स और नाइट का जो सम्मान है वो कम हो गया। They lent money to the king who used it to pay the wages of soldier. Rulers thus made space of non-feudal element in the state system। वो अपने स्टेट सिस्टम में नॉन फेडरल सिस्टम को भी करने लगे, यानी कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देने लगे, आपस में फिर ये क्रॉस कट हो जाएंगे। The later history of France and England was to shape by these changes in the powerful स्ट्रक्चर। अब देखो, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही लगभग एक साथ ही बने थे, लगभग एक साथ ही इनमें सिस्टम सारे लगे थे, लेकिन आज दोनों में पॉलिटिकल सिस्टम आज भी अलग अलग है। कैसे है? इन द रेन ऑफ द चाइल्ड किंग लुइस 12 ऑफ फ्रांस इन 1614 अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑफ द फ्रांस कंसल्टेटिव असेंबली। अच्छा, फ्रांस में क्या था, पहले कंसल्टेटिव असेंबली होती थी, यानी कि राजा को सब वहां के इसमें 3 स्टेट होता था, जैसे राजा महाराजा हो गए, प्रिस्ट वगैरह हो गए और बाकी पर्सन हो गए। ये शायद आपने फ्रेंच रेवोल्यूशंस में पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो 3 पार्ट्स में वहां की सोसाइटी बटी हुई थी। राजा जो थे वो प्रिविलेज लेते थे, प्रिस्ट भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको, और थर्ड जो सेक्शन था उसको कोई प्रिविलेजेस नहीं थे और सारे टैक्सेस का बर्डन इन्हीं के पास था। इन्हीं के पास ही टोटल लैंड का 20% जो है, ठीक है, जो 80% पॉपुलेशन थी इसके पास में मात्र 20% लैंड थी, बाकी 80% उन पे थी। और इन्हीं पीपल्स के ऊपर जिम्मेदारी थी इन 2 सेक्शन का भरण पोषण करने की।
तो पहले ही ये पीपल टैक्स की वजह से दबे हुए थे। अब राजा जो था वो और टैक्स की डिमांड कर रहा था और उसने टैक्स बढ़ा दिया इनको बगैर बुलाए, जिसकी वजह से वहां के पीपल्स ने रिवोल्ट्स वगैरह कर दिया, आपने सुना ही होगा। अब आगे चलते हैं। स्टेट, इसको स्टेट जनरल कहते थे। उस असेंबली को द 3 स्टेट्स होती थी, और क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द रेस्ट। आफ्टर दिस इट वाज नॉट समन अगेन फॉर नियरली 2 सेंचुरी। इनकी असेंबली की जो मीटिंग है, 3 स्टेट्स की जो मीटिंग है, कितने 2 सेंचुरी 200 सालों तक राजा ने कोशिश ही नहीं करी कि भाई मेरे को इनकी मीटिंग्स वगैरह बुलानी चाहिए। इस मीटिंग्स में क्या होता था, एक दूसरे की समस्याएं सुनी जाती थी, और राजा को मालूम था इनको बुलाऊंगा तो मेरी पावर जो है कम हो जाएगी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी सेक्शन या रूल्स बनाने से पहले वो किसी और से पूछे। Till 1789, because the king did not want to share power with the 3 order, वो अपनी पावर इन 3 लोगों के साथ में बांटना नहीं चाहता था। What happened in England was very different, और जो इंग्लैंड में हुआ वो बिल्कुल ही अलग था। क्या था, even before the Norman conquest, the Anglo succession has a great council, वहां पे ग्रेट काउंसिल रहती थी। With the king had to consult before imposing any tax, यहाँ पे राजा को कोई भी टैक्स लगाना था तो इन लोगों से वो पहले चर्चा वगैरह करता था। This developed into what was called the parliament, इसी को ये पार्लियामेंट सिस्टम बोलते थे। भी राजा को कोई भी काम करना है तो इस ग्रेट काउंसिल से उसको बात करनी पड़ेगी। इस पार्लियामेंट में हाउसेस बने हुए थे, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स था और हाउस ऑफ कॉमन भी आज भी है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या था, मेंबर ऑफ विच वर द लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी, इसमें राजा के लॉर्ड्स वगैरह होते थे और ये जो आपके क्लर्जी बोले तो प्रिस्ट वगैरह, पुजारी वगैरह जो थे ये थे। एंड द हाउस ऑफ कॉमन था जिसमें कॉमन पर्सन होते थे। रिप्रेजेंटिंग टाउन एंड रूरल एरिया, यह लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। किंग चार्ल्स फर्स्ट रूल फॉर 11 ईयर, ये उसने 11 ईयर तक शासन किया और पार्लियामेंट की उसने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, यानी कि सारे काम वो खुद ही करता रहा। When he was forced to call it, जब उसको कहा गया कि आप इस मीटिंग को बुलाओ, because he needed money as section of parliament, जब उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो इसने क्या किया, सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गो टू वॉर अगेंस्ट हिम, जब इसको पैसों की जरूरत पड़ी इसने पैसा लगाने की सोची तो जो लॉर्ड्स ऑफ कॉमन की जो पीपल हैं उन्होंने इसके खिलाफ वॉर एस्टेब्लिश कर दी कि भाई हम तो राजा को हराएंगे, लड़ाई में मारेंगे। फिर समझ लो, इंग्लैंड में एक काउंसिल थी, ग्रेट काउंसिल बोलते थे, जिसको पार्लियामेंट का नाम था। इसमें 2 टाइप के पर्सन थे, क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। राजा मीटिंग नहीं बुलाता था, अपनी पावर चलाता था। तो यह जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये प्रेशर बनाते थे राजा के ऊपर कि आप हमारी मीटिंग्स वगैरह बुलाओ। अब जब राजा को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने टैक्स बढ़ाने की सोची, जब उसने टैक्स बढ़ाने की सोची तो इन लोगों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट वगैरह कर दिया। एंड लेटर एक्सक्यूटेड हिम, और बाद में राजा को इन पीपल्स ने हरा दिया और उसको फांसी पर चढ़ा दिया और इस पार्लियामेंट सिस्टम को खत्म कर दिया, यानी कि मोनार्क सिस्टम को खत्म कर दिया। और क्या एस्टेब्लिश कर दी इन लोगों ने, वहां पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दी, गणराज्य बना दिया। रिपब्लिक जानते हैं, फर्स्ट पोस्ट वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये काफी टाइम तक नहीं चल पाई। एंड लेटर एंड मोनार्क वाज रीस्टोर्ड, और वापस से मोनार्क सिस्टम, राजशाही सिस्टम जो है वो वापस से चालू हो गया। बट ऑन द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन थी कि अब राजा को इस पार्लियामेंट को रेगुलर बुलाना पड़ेगा। टुडे फ्रांस हैज ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और आज फ्रांस में जो रिपब्लिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, और इंग्लैंड में क्या है, मोनार्क सिस्टम है आज भी। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन दैट द हिस्ट्रीज ऑफ 2 कंट्री टुक आफ्टर द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के इतिहास में दोनों अलग अलग दिशाओं में ये चले गए। आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका एक हल्का सा रिवीजन कर देता हूं इस चैप्टर का, ठीक है।
अब देखो इसमें क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेश्चंस को आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आप अंदाजा लगाएं, आप ट्राई करें इसका आंसर एक बार पढ़ने की कि क्या मेरे को इसका आंसर आता है। जैसे डिस्क्राइब टू फीचर ऑफ अर्ली फेडरल सोसाइटी इन फ्रांस, फेडरल सिस्टम जो था सोसाइटी का वो क्या था, तो इसमें पूरा सिस्टम लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेडरल, और फेडरल का सोशल मीनिंग लिखें, इकोनॉमिक मीनिंग लिखें, और ये क्या सिस्टम था, रिलेशनशिप था किस किन के बीच में, ये लिखें। हाउ डिड लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन लेवल अफेक्ट इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इन यूरोप, long term changes in population level affected economy and society in Europe। जैसे जैसे पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए उस चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक में और सोसाइटी में क्या चेंजेस आया ये आप लिखेंगे। जैसे सोसाइटी में क्या चेंजेस आया, 3 ऑर्डर तो थे ही, 4th ऑर्डर भी बन गया था, ठीक है। और इकोनॉमिक में चेंजेस आए, पहले ये लोग राजा के दास बन के काम करते थे यहाँ की पॉपुलेशन, फिर इन्होंने फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, फूड इंक्रीज करने के बाद में ट्रेड आने लग गया, कैश सिस्टम चल गया। अब यह राजा को या लॉर्ड्स को जो भी टैक्स वगैरह देते थे वो सर्विस में ना देके कैश में दिया करते थे। Why did knight become a distinct group and when did they decline? नाइट्स वगैरह जो थे ये कैसे अलग थे, ये नाइट जो थे ये प्रोफेशनल्स होते थे, राजा इनको जमीन वगैरह दे दिया करते थे, और कैसे इनका डिक्लाइन वगैरह हो गए क्योंकि इनके पास में भी प्रोफेशनल टाइप में नहीं होते थे। What was the function of medieval monasteries? मोनेस्ट्रीज के फंक्शन क्या थे, ये तो तुम आसानी से ही कर लोगे। मोनेस्ट्रीज कैसे बनती थी, शहर के बाहर बनती थी, इनमें पीपल्स रहते थे, मेल और फीमेल के अलग अलग मोनेस्ट्रीज होती थी, इनको शपथ लेनी होती थी कि भी हम आजीवन यहाँ मरते दम तक यहाँ पर रहेंगे, शादी वगैरह ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। फिर मोनेस्ट्रीज में रह के ही ये डिफरेंट टाइप के वहां पे जो काम होते थे ये काम करते थे। इनके अलावा यहाँ पे एक फायर्स होते थे, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते थे और इतना ही ग्रांट गेन करते थे, ग्रेन्स वगैरह लेते थे, दान वगैरह लेते थे, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल चल सके। बस ये 4 क्वेश्चंस हैं, बाकी तो आपका वो है। चलो एक बार हल्का हल्का सा रिवीजन सा कर लेते हैं अपन। अब देखो इंट्रोडक्शन टू द फेडरलिज्म, अभी क्वेश्चन में बताया है फेडरलिज्म का मतलब हो गया एक पीस ऑफ लैंड। इसमें फेडरलिज्म के जरिए इनमें रिलेशनशिप बने हुए थे, रिलेशनशिप बने हुए थे फार्मर्स के बीच में, लॉर्ड्स के बीच में। ये लॉर्ड्स अपनी जमीन फार्मर्स को दे दिया करते थे और बदले में उनसे क्या चाहते थे कि कभी कभार कभी लड़ाई हो तो आप हमको अपना जो मिलिट्री सपोर्ट है ये दे दें करें। फ्रांस और इंग्लैंड में, अच्छा एक वर्ड था स्कैनवेंडियन करके, तो बेटा ये जो एरिया है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क वाले एरिया को स्कैनवेंडियन बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। 3 ऑर्डर, अब यहाँ की जो सोसाइटी है 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो तुम्हारी बुक में पहले सेकंड के बारे में दिया गया है, राजा के बारे में बताया गया है कि जो राजा है वो 2 टाइप्स के गुलाम रखेगा, 2 टाइप्स के पीपल रखेगा, गुलाम सिस्टम रखेगा। बिग लैंड ऑनर्स जो होते हैं वो नोबल्स के गुलाम बन के रहेंगे, और जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास में जो किसान है वो गुलाम बनकर रहेंगे। राजा को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह मिली होगी, प्रॉपर्टी पर इन्हीं का ही अधिकार होगा। इनके जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे इनके घर को मैनुअर कहा करते थे, मैनर कहा करते थे। इनके पास में छोटी सेना वगैरह होती थी, ये खेतों वगैरह में इसको सेना में काम करते थे, और जब टाइम बचता था तो वो उनके एरिया, उनके फार्म हाउस में भी काम करते थे। मैनोरियल स्टेट, जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे इनके पास में इतना बड़ा एरिया होता था, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट मान सकते हैं इनको, जो कुछ भी खाने पीने का सामान होता था सब कुछ इन्हीं के एरिया में पैदा होता था वो। इसके अलावा इन्होंने वेपन्स वगैरह और अपने इक्विपमेंट्स रिपेयर करने का भी सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा था। यहाँ पे जो प्लीजेंट्स वगैरह पूरी फैमिली इनके फार्म्स में काम करती थी, ठीक है। नाइट्स वगैरह कौन थे, ये प्रोफेशनल्स वगैरह थे। फिर फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या थे, आपके प्रिस्ट वगैरह होते थे,
मॉन्क्स के बारे में भी मैंने क्वेश्चंस में बता ही दिया है चर्च एंड द सोसाइटी में चर्च का क्या सपोर्ट वगैरह सिस्टम था, चर्च कैसे बनते थे, ठीक है, और प्रेस्ट किस प्रकार से काम वगैरह करते थे। कुछ लोगों ने इन चर्च के खिलाफ कुछ सच्चाई बताने का प्रयास किया लोगों को। थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स वगैरह थे जिसमें कुछ दास होते थे और कुछ अपने इंडिपेंडेंट लैंड पे करते थे। फिर एनवायरनमेंट में कुछ सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस में चेंजेस वगैरह आए। फिर न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो बेटा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।